हमारे साथ इस वक्त फैसल चौधरी साहब हैं, पीटीआई के लॉयर। अभी आपने सुना कुछ देर पहले अनाउंस हो रहा था चैनल्स पे कि पीटीआई ने इनको डिसंगेज किया, बट बहरहाल वील आस्क हिम व्हाट ही हैज़ टू से। और हाफिज़ एहसान खोखर साहब सीनियर लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने का। खोखर साहब, थोड़ा सा आपसे हम पूछ लें। अभी आप सलमान अकरम राजा साहब की बात सुन रहे थे और वो जो 26th अमेंडमेंट के हवाले से कह रहे थे कि ये मामला बड़ा सीरियस है और ये और पेचीदगियों का शिकार होगा, जुडिशरी भी, गवर्नमेंट भी, और ये मामला इधर नहीं रुकेगा। अच्छा, बिस्मिल्लाह, में आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप उस सारी कॉन्वर्सेशन या उस कम्युनिकेशन को देखें जो 13-14 सितंबर से ले के आपकी 20-21 अक्टूबर तक आई है, तो पीटीआई कंसिस्टेंटली इंगेज रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। और जो ड्राफ्ट पहले आया था और उसके बाद जो ड्राफ्ट चेंज होते गए या जिस फाइनल पोजीशन के अंदर आए, ओरिजिनली गवर्नमेंट की डिमांड थी या गवर्नमेंट का एक स्टार पॉइंट था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और उसके नीचे जो थे आर्टिकल 8 भी था या आर्टिकल 243 भी था। और अल्टीमेटली पीटीआई का ये आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने चाहिए। उसके बाद मौलाना साहब की अपनी भी असेंबली की स्पीच थी, बिलावल भुट्टो का भी था, PMLN के भी था। तो पीटीआई के कहने के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने कंसीड करवाया पीपल्स पार्टी से कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय इसमें आ जाएंगे। और अब आप देखें कि अगर उस सारे पैराए के अंदर देखें तो इसीलिए पीटीआई का जो नैरेटिव है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी के अंदर एंटी अमेंडमेंट्स नहीं है। एक मैं बात कहूँ, आप दोनों को शायद बुरा लगे, मेरा तो दिल चाहता है जब मेरा प्रोग्राम हो रहा होता है तो मैं कहूँ गेस्ट से लफ्ज़ नैरेटिव बैंड है, क्योंकि मुझे लगता है कि लफ्ज़ नैरेटिव इस्तेमाल करके ये वी आर गोइंग ऑन एयर, मतलब मैं आई एम नॉट कटिंग दिस आउट, आई मीन इट। मतलब हम हर चीज़ नैरेटिव का आप नहीं करें, हर एक पाकिस्तान में हर एक वो इसी तरह, ये नहीं कि जो वो बात करें जो जस्टिफिकेशन। अब आप देखें ना कि ये डायकॉटमी है ना, कि एक तरफ ये है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के इंगेज रह के इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से नेगोशिएशंस कर रहे हैं, और उस नेगोशिएशंस के बाद आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं और गवर्नमेंट कंसीड कर जाती है, और उसके बाद ये है कि आप मौलाना को इजाजत देते हैं कि जी आप जाएं वोट करें, हमारे अपनी पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं। अब अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया जाए तो पहला ड्राफ्ट भी आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सीनियरिटी पे नहीं था, उसके अंदर एक नेशनल असेंबली की कमेटी थी, मीनिंग देयर बाय कि निकाल दिया था उसके बाद। नहीं निकाला ना, उस वक्त भी था कि नेशनल असेंबली की कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सिलेक्ट करेगी और वो रिकमेंड करेगी, वो आज तक मौजूद आया। जुडिशियल कमीशन का उस वक्त भी वही प्रोसेस था जो आज उसके अंदर मौजूद है। लेकिन सर उसकी जो कंपोजिशन है वो पहले दिन वही थी, इतनी हेवीली नहीं हेवीली नहीं, सिर्फ फर्क ये था कि उस जुडिशियल कमीशन का जो हेड था वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस था। तो जब आपने फेडरल कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ जस्टिस को निकाला तो फिर आपके ये चीफ जस्टिस आ गए। उसके अंदर SJC का यही रोल था कि फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट भी आए, इंटेलेक्चुअल मिसकॉन्डक्ट भी आए। अब ये है कि इनका जो आइडिया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बजाय जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ गया है, उसने बताते खुद लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस कर दी हैं कि आपने जाना था इस रास्ते के अंदर, लेकिन आपने जाते जाते जब आपने यू टर्न उसके अंदर किया है, अब हुआ ये है कि अमेंडमेंट्स तो आ गई, गवर्नमेंट का एक पार्शली अपना अचीवमेंट्स भी आ गई, चीफ जस्टिस भी आ गए, और उसके बाद ये है कि अमेंडमेंट्स भी है उसके अंदर आ गई। अगली ये है कि क्या पाकिस्तान के आम आदमी को फायदा हुआ इस चीज के अंदर, जो है उसके इश्यूज कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चले। आप देखें ना कि लास्ट जस्टिस मंसूर ने 2 दिन पहले कहा कि जी क्वेश्चन ऑफ लॉ, कल जो डेजिग्नेट चीफ जस्टिस है उनकी स्टेटमेंट्स आ गई, हाई कोर्ट पीछे आ गई। ये तो एक जनरल बात तो नहीं, जनरल बात नहीं है। हुआ ये है कि अगर अब हर केस उधर जाएगा, क्योंकि हर जाएगा ना, हर केस में लॉ, मैं एज अ लॉयर हूं, ये फैसल है, जब भी हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ पहले आता है, फैक्ट्स बाद में आता है, और लीव टू अपील के अंदर हमने ये डिटरमिन करवाना होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब ये है कि इसका रिजल्ट्स क्या निकलेगा, रिजल्ट्स क्या निकलेगा, स्टैंड स्टिल है। इसके लिए ये दोबारा पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होंगी, उसमें चाहे अब पीटीआई आती है या नहीं आती है, आपको 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएगी। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात है अगर होगा फैसल, क्योंकि इस वक्त तो जो हमारी जो लिमिटेड समझ है उसमें तो हमें लगता है कि मुझे ये कहने दें कि ऑन द फर्स्ट रीडिंग एंड थोड़ा सा लगता है कि
जजेस को ब्यूरोक्रेट्स के लेवल पे ले आए, क्योंकि आपने उनको कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट देना नहीं, कहाँ पे है? नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस, नहीं, मुझे ये बताएं, नहीं परफॉर्मेंस का नहीं है इशू, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? है या अगर नहीं आप पाकिस्तान की हाई कोर्ट है या नहीं है? नहीं, अगर आप पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जज हैं तो यू हैव टू परफॉर्म। अगर आप पब्लिक एक्सेक्टर के पैसे लेते हैं, जिनके आप ऑडिटर हैं, नहीं, एसजेसी करेगी, एसजेसी करेगी, जिसको हेड पाकिस्तान का चीफ जस्टिस करेगा, 2 सीनियर मोस्ट जजेस करेंगे और 2 चीफ जस्टिस आए करेंगे, वो करेंगे। पॉलिटिकल भी लोग होंगे, कोई पॉलिटिकल उसके अंदर नहीं है। जुडिशियल कमीशन जिसको हेड चीफ जस्टिस कहेगा, वो सिर्फ अपना एक रिकमेंडेशन कहेगा कि हमने उनको डाला है, ये उनका जवाब है, आप इसका फैसला कर दें। एसजेसी करेगा, 2 सेनेटर्स भी हैं, नहीं, वो जुडिशियल कमीशन के अंदर है, वो अपॉइंटमेंट। अच्छा, अब दूसरा यह है कि जो अपॉइंटमेंट वाली बात है, यही पार्लियामेंट्री कमेटी अगर पहले 2 जगह थी तो अगर एक जगह कर दी गई है तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? दूसरा यह है कि अगर 76 साल के अंदर आपने एक एक्सपीरियंस किया, या आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशियल कमीशन था ही नहीं, या आपने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को ऑथोराइज किया ही नहीं था, या आपके नेबरिंग कंट्री के अंदर यह कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जिससे हम ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या सेपरेशन ऑफ पावर जो है, या ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है, अगर यहां पे नसीम आ गया है तो सिर्फ आप इस चीज पे मेला फायदे कर रहे हैं कि नहीं जी 2 दिन के, अभी तो जजेस लगे ही नहीं। और अभी भी फन लाइन, अभी भी ये बताएं कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल था, नहीं था, या होना चाहिए नहीं है? क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जिस शख्स को लगाया है उसकी इंटेग्रिटी, उसकी कॉम्पिटेंसी, उसका नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होना, उसका पाकिस्तान के आइन के नीचे रहना, क्या ये अच्छी चॉइस नहीं है? खोखर साहब आपकी जो उनकी कॉम्पिटेंस वगैरह पे तो कोई डाउट ही नहीं कर रहा, लेकिन आप साको सबाक से मामलात को हटा नहीं सकते। लेकिन हम ब्रेक के बाद आएंगे और फिर हम बात करेंगे 26th अमेंडमेंट पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल कहेंगे मुझे तो ऐसे ही बुला लिए, मुझे मौका नहीं है, यही सोच रहे हैं ना, मैं आपके साथ ये वन ऑन वन करूंगी। फैसल आपके पास मैं आती हूँ। सबसे पहले आप जरा मुझे जवाब दे दें इसका, जो मैंने सलमान अख्तर राजा साहब से पूछा था आपके बारे में, और वो कह रहे थे कि नहीं। एक तो ऑब्वियसली सलमान इज नॉट माई क्लाइंट, सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनीबडी। तो ये बात इंटरनल होती है, वैसे भी ये क्लाइंट लॉयर्स की प्रिविलेज है, तो दैट मैटर विल बी नहीं पब्लिकली, तो उनके पास अथॉरिटी भी नहीं है ना, लीगल अथॉरिटी चाहिए ना टू। तो आप फरमा ही रहे हैं। अब हाफिज साहब बहुत जज्बाती हो जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि यू आर स्टिल द लॉयर in the team. I just want to be clear. No, I have never been the part of the team. I am not the PTI's legal team. I am the personality's legal team. And you still are. मेरा that is a different thing. वो बात हो गई ना, इतनी important बात नहीं है ना कि अच्छा आपको उन्होंने कर दिया। चलें उसकी वजह ये ना आगे चलें, अगर आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रही आगे उसकी वजह ना कि अगर मैं तो सच बोलने से तो बाज नहीं आता, तो लोगों को गुस्सा चढ़ता है, वो कहते हैं कि तुम चुप करो। मैं डी चौक में जो हुआ मैंने बताया खान साहब को, मैंने जो वहाँ पे सिलसिला है मैंने सीधा बताया कि ये किसी के साथ खड़े नहीं होते, वहाँ पे आते नहीं है, तो उस पर गुस्सा आ गया होगा, गुस्सा आता रहता है। खान साहब के साथ मीटिंग में कोई एनी सरप्राइजेस फॉर यू? Yes, many surprises. बताएं। First of all, in human conditions, the way he has been treated, the way he has been kept from past 3 weeks constantly, and I'm amazed that the way उर्दू में बोलें ताकि लोग समझ आए। और मेरा जितनी उनको उनके साथ सोबतों में रखा गया है, जिस तरह उनको मुसीबतों में रखा गया, जो मैंने खान साहब को कभी भी नहीं ऐसे देखा। हैव यू एवर सीन, आप भी किस ज़माने में बहुत एसोसिएट रही हैं पीटीआई के साथ, कि उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो और वो एक इज़ अ स्टार। आपको पता है एक और एक उनका स्टाइल होता है, वो बड़े पंप अप हो जेल में ना स्टार। भाई जेल में भी वो हमारे, आप जेल में ये जाने का मकसद तो ये थोड़ी है, वो कॉन्विक्ट थोड़ी है, वो तो अंडर ट्रायल प्रिजनर है। शायद खान अब्बासी को डेथ सेल में रखा था फॉर हाउ मेनी वीक्स एंड ही वाज नॉट कॉन्विक्ट, उनको भी रखा। बात ये है कि अगर शायद मैं ये नहीं कह रही कि इस वजह से टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट। इशू ये है कि जिस तरह से उनको रखा गया और जिस तरह से उनको वो सारी उन्होंने बात बताई कि उनको 14-14 घंटे अपने सेल में अंधेरे में अकेले बैठना पड़ा। अब बेहतर हो गया, अब ठीक हो गया? पता नहीं अब हुआ या नहीं आया। नहीं, आप जब मिले हैं तो उस वक्त कल ही मिले हैं ना, तो कल तो मैं देख के थोड़ा हैरान रह गया ना कि ये कि किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इमरान खान इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इज अ स्टार, इज अ, और लेकिन जो मेरे लिए तकलीफ थे बात यह है कि जो डेलीगेशन 19 को मिला उस वक्त भी ये चीज़ हो रही थी
ये खान साहब के साथ कॉन्स्टेंटली हो रही थी, एंड सेम सिचुएशन आपको पता उन्होंने भी बताई। तो उस पर पिटीशन क्यों नहीं दायर की गई? हम लोग ओब्लिवियन हो गए इमरान खान की पर्सनैलिटी से। उसको जो आप पार्टी के मेंबर हैं? नहीं, मैं पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं तो लीगल एडवाइस हूँ ना उनकी। द माई इशू इज एज आई एम अ सपोर्टर, आई एम अ वोटर एंड आई एम इमरान खान वर्कर, आई एम इमरान खान सपोर्टर। तो पॉलिटिकल जो उसे डिसाइड करो, कोई वजह नहीं, क्या वजह है? इससे इंपॉर्टेंट कोई बात हो सकती है कि इमरान खान की सेहत को छोड़ के आप अमेंडमेंट खेलें, और आप अगर इंडल्ज हो रहे हैं गवर्नमेंट से, तो फर्स्ट इंडल्जेंस शुड हैपन कि वो जो आपने वहाँ पे काम किया हुआ है उसको रिवर्स करें। फिर 3 तारीख से ऑनवर्ड ये हो रहा है, 11 तारीख तक अदालतें खुली हैं, लीगल हेड सोए हुए थे, पिटीशंस क्यों नहीं हुई? ये मैंने पिटीशंस मैंने की आगे मुझे कोई डायरेक्शन नहीं आई, आई फाइल्ड इट ऑन माई ओन, आई गॉट दिस ऑर्डर और सारा हो गया। बट मतलब बात ये है कि अगर ऑर्डर जो मिलने का वो आपने लिया, मेरा ही ऑर्डर है ना जी, मेरी पिटीशन है, इससे पहले तो कुछ करता ही नहीं। जो भी चीजें होती हैं मैंने भी पीछे आके भी इनको किया। वालों को ये समझ नहीं है? नहीं, वो देखें, वो समझते हैं, उनको खौफ होता है कि मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो है नहीं, ना तो मैं कभी एस्पिरेंट हूँ, कभी भी ना मैं पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर रहा हूँ। भाई से डरते होंगे? हाँ, डरते हैं, तो फिर उसका जवाब दें। वो भी देखिए, फौत तो अभी जो भी मामला है खान का और उसका है, मैंने तो कभी डिस्कस भी नहीं किया ना इमरान खान से। तो आप तो बड़ी तनकीद करेंगे, पार्टी की हिकमत अमली ठीक नहीं रही। आपने जो गुफ्तगू सुनी है विद रिस्पेक्ट एज अ पोलिटिकल ऑब्जर्वर, मुझे बताइए इसमें स्ट्रेटजी क्या है? जो आपने बात की है कि आप तो किसी गलती का इंतजार कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, तो देयर इज नो स्ट्रेटजी। वो कह रहे हैं बाहर निकलेंगे, और कैसे निकलेंगे? देखें, यहाँ पे डी चौक में क्या हुआ, डी चौक में कोई निकला, अली अमीन का सारे कोई स्ट्रेटजी होगी ना कि अली अमीन गंडा पूछा नहीं, तो वैसे वो कार्टून नेटवर्क की नहीं स्टोरी होती, उन्होंने तो इतने मजे की 2 कहाँ है वो डाली कहानियां। अली अमीन पे जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मेरा उनसे एक सवाल है, क्रिटिसाइज वो करें जो डी चौक में थे, क्रिटिसाइज अली अमीन वो नहीं कर सकते जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। देखिए, बी फेयर, वर्क फ्रॉम होम का वो जो टर्म यूज किया ना, अगर तो आप डी चौक में मौजूद थे एंड यू वर एजिटेटिंग जो वर्कर्स थे या जो थे, तो वो तो तनकीद करें, समझ में आती है। फैसल, आपकी कोई बात जो आप अभी कर रहे हैं इतनी तनकीद, तो पार्टी में कोई लीडरशिप पे कोई आपकी बात लेवल पे नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, लीडरशिप लेवल पे पार्टी में कोई आपकी बातों से इत्तेफाक करता है? बहुत सारे करते हैं, और ये क्योंकि इंटरनल मामला ज़रा टीवियों पे तो डिस्कस होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए, तो ये तो उन्होंने एक बात करती तो मैंने जवाब दे दिया। अब कमिंग बैक टू, एक मिनट हाफिज साहब, आप बड़े जज्बाती हैं, सुन लेना, सानू भी टाइम, ये जज्बाती वो उनकी मोनोपोली। अब मसला ये है कि 26 अमेंडमेंट में FCC नहीं बनी और सारा नहीं बना। हाफिज साहब बड़े तगड़े होकर सपोर्ट कर रहे थे। पाजन बात ये है कि ये आपने लंबी बात करी, मैं ब्रेक ले लूं क्योंकि नहीं, आई डोंट वांट टू कट यू इन द मिडल। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये तो इन्होंने, आपने सुना कि फैसल ने कुछ पार्टी के हवाले से कहते हैं जो उनकी स्ट्रैटेजी पर तनकीद है, लेकिन हम ब्रेक के बाद आएंगे और फिर हम बात करेंगे 26th अमेंडमेंट पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ये 26वीं अमेंडमेंट पे भी बात हो रही थी, लेकिन क्योंकि फैसल चौधरी साहब पार्टी के हवाले से भी बहुत कुछ जानते हैं। और अच्छा, आखिरी, इससे पहले मैं ज़रा खोखर साहब के पास जाऊं, ये मुझे बताइए कि बुशरा बीबी के हवाले से आप कैसे देखते हैं उनका रोल, क्योंकि सलमान इकराम सब कह रहे हैं ज़्यादा बीबी जो हैं, मैंने इनकार्सरेशन में हम लोग उनके साथ अपीयर होते रहे हैं सीरी के दौरान, मैंने उनको बड़ी बाहौसला खातून पाया है, और वो बड़ी अंदर इतनी टफ कंडीशंस में 8-9 महीने की लंबी सीरी थी, लेकिन वो हमेशा हौसला देती थी, और शी वुड ऑलवेज टॉक वेरी पॉजिटिव। देखिए, पॉलिटिकल रोल तो बीबी जो है वो मुझे नज़र नहीं आता कि अगर वो करेंगी या नहीं करेंगी, दैट्स हर ओन चॉइस। या ज़रा खान साहब की तो पब्लिक थिंग ना, नहीं चॉइस तो ऑब्वियसली, जब देखें, बट पब्लिक शी वोंट टेक अ बैक सीट, उनकी है ही नहीं पर्सनालिटी बैक सीट। ठीक है, बट नहीं, मेरा ख्याल में तो वो ज़्यादा जो इंटरेक्शन पॉलिटिकल उनका तो बिहाइंड द सीन्स होता होगा, बट आई हैव नॉट सीन एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इस पर कभी उनसे बात नहीं, बट आई फाउंड हर अ वेरी ऑनरेबल लेडी। मैंने उनको बड़ा बजरत खातून है वो, और वो आप कह चुके हैं पहले। अच्छा, जरा अब ये बताएं कि आप खोखर साहब की क्या जेसीबी पे आप क्या कह रहे हैं? बात यह है जी कि ये जो मजाक किया गया है 26वीं तरमीम का, ठीक है, बाय फोर्स करवाया गया, मुआहदा है, इसको इमरानी मुआहदा कहते हैं ना हम कॉन्स्टिट्यूशन को उर्दू में जो टर्म यूज़ की जाती है, तो मुआहदा के कानून का एक बुनियादी तकाजा ये है कि वो कॉर्जन से नहीं होगा,
अब ओवरनाइट जब आप तरमीम करेंगे, मुसवदा आपके पास होगा नहीं, डिबेट आपके साथ नहीं होगा, तो कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगी। आप मुझे ये बताइए कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस, हाफिज साहब अब ये तासुर देने की कोशिश करें कि जी ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये आई हैं तो अब इसका एक रिजॉल्व है FCC, नहीं, इसका रिजॉल्व है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान। उन्होंने कहा 27वीं तरमीम आएगी। 27वीं तरमीम तो जाहिर है अगर जिस तरह के हालात जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है आप उनके साथ एग्री करेंगे, आप और कुछ चाहेंगे 27वीं तरमीम में, वो कुछ और नहीं, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि 27वीं आती है, 28वीं आती है, ये जिस तरह से 26वीं आई है तो 27वीं 28वीं भी आ जाएगी। मसला इसका ये है कि क्या चीजें रिजॉल्व होंगी, रिजॉल्व नहीं होंगी, इसे आई एग्री विद। ये तो मजाक है कि हर एक जज हर एक पे कह रहे हैं कि इसमें तो जज लॉ में एक तो नहीं। देखिए लास्ट सेंटेंस, जुडिशियल ओवररीच था बिल्कुल, सबने उसका फायदा उठाया और सबने चाहा भी है, और पार्लियामेंट में चले गए, हर पार्टी ने चाहा उसको। उसका जवाब जो मतलब पहले दाढ़ी थी अदलिया के हाथ में, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की, उसका जवाब 26वीं तरमीम देके ये कर लिया कि उनकी दाढ़ी जो कि अब शेव भी कर दी उन्होंने, वो पार्लियामेंट के हाथ में दी। जो क्वेश्चन है, जो फिलोसॉफिकल एंड जुरिस्प्रूडेंशियल क्वेश्चन ये होगा, जस्ट वन सेंटेंस, कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स की बात करते हैं उसमें जो एक दायराकार से जो ओवरलैप करेगा, चाहे वो पार्लियामेंट करेगी, चाहे जुडिशरी करेगी या इंतजामिया करेगी, तो वो सिस्टम चलेगा नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को हॉल्ट करने का 26वीं तरमीम में पूरा एक इंतजाम है। ये कितनी अच्छी बात होती है और कैसे आप लोग ये सुलझी हुई और मंतक से लदी हुई बात करते हैं जब आप ऑपोजिशन में होते हैं, जब हुकूमत में होते हैं तो ये सब चीज अपने हाथ में ले लें, ये बड़ा मसला है हर तरफ। देखिए फैसल जो बात कर रहे हैं ये इस सारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे। इस PTI की तरफ से 3 प्रोसेस के अंदर मेन आदमी थे, असद कैसर, बैरिस्टर गोहर और तीसरे जो फर्स्ट फेज के अंदर थे वो उमर अयूब थे। 2 अशखास ने बाद में ज्वाइन किया, एक अली जफर ने ज्वाइन किया और एक सलमान ने ज्वाइन किया। ये 5 लोग थे जो इस सारी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट निगोशिएशंस के अंदर मौजूद थे। अब जब 5 उसके अंदर मौजूद है, आपने असद कैसर से इन अमेंडमेंट्स के बारे में कुछ सुना है? ये कहते हैं कि मंसूर शाह को होना चाहिए, ये नहीं कहते। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि जब ये 5 शख्स इस सारे के अंदर थे तो आपको तीनों चीजें एक ही दिन नजर आती हैं। जिस दिन रात को ये पास होती है, अभी प्रेसिडेंट उसकी एसेंट नहीं देते और अली जफर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंट्रा पार्टी के अंदर कहते हैं कि हमें 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बेनिफिट दिया जाए जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको आप एक एंटी नैरेटिव के तौर पे लेके चल रहे हैं, अभी 12 घंटे नहीं हुए, नहीं एक सेकंड फैसल ठहर। और दूसरा ये है कि जो ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एसेंट दी है, स्पीकर ने लेटर लिखा है, आपने 1 घंटे के अंदर जो है वो 2 नॉमिनेशंस भी कर दी हैं कि जी वो जो नेशनल असेंबली की कमेटी है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट हो। अगर आपको वो अमेंडमेंट ठीक नहीं थी या आप उस पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के प्रोसेस को नहीं मानते थे तो आपने क्यों उसके अंदर अपनी कॉन्सेंट दी और उन्होंने कहा जी सेनेट से अली आएंगे और नेशनल असेंबली से गोहर आएंगे। और जब वो पब्लिक प्रेशर बना और उस प्रेशर के बाद आपने कहा जी कि हम उसके अंदर नहीं बैठ, ये बात ठीक है, नहीं दिस इज देखिए ना, खोखर साहब ये बात दुरुस्त है। जब आप पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बैठते हैं, एक सेकंड सुन लें, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, वैसे ही करें देखिए ट्रस्ट तो करना पड़ता है। मतलब मैं और आप निगोशिएशंस करते हैं, हम किसी ना किसी ट्रस्ट की बुनियाद पे करेंगे, किसी प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे करेंगे। अब आपने मेरे पे या मौलाना पे या किसी ने पे ट्रस्ट किया, उस ट्रस्ट से आप बैकआउट करके कहेंगे कि मेरी मीडिया के ऊपर ये स्टेटमेंट। और यही है, अली से आज पूछ लें, बैरिस्टर से पूछ लें, असद से पूछ लें कि क्या इन जो अमेंडमेंट्स की गई हैं इनसे पाकिस्तान के आम आदमी को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से कोई फायदा है? नहीं फायदा, ये उसी तरफ जाएंगे। लेकिन फाइनली मैं आपको एक चीज बताऊं, वो ये है कि PTI को एक नैरेटिव पे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट के अंदर भी रह के आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी जुडिशरी नहीं चल सकते, ना पाकिस्तान के अंदर ना दुनिया भर के अंदर। और ऑपोजिशन के अंदर भी रह के आप पर्सनैलिटीज को टारगेट किए, एंटी एस्टैब्लिशमेंट एंटी जुडिशरी। आप देखें कि फाइज ईसा को इन्होंने टारगेट किया, इन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को किया, इन्होंने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की। तो आप अभी भी क्या कह रहे हैं? आपने PMLN नहीं करी थी ये? नहीं अभी नहीं, मैं ये बताता हूं ना कि आपने एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट अभी भी देखें कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट दे रहा है। अभी जज साहब एक आ गए हैं, एक अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट है, उन्होंने ओन किया है, बैठ गए हैं,
इनके साथ उन्होंने इस इलाके के अंदर एज ए चीफ खोखर जस्टिस साहब के अंदर बड़े आए। सवाल हैं भाई, लेकिन- आप देखें ना जो अमेंडमेंट में है, हमें भी लगता है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंट कॉम्प्रोमाइज हुई है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पहले बेंच कंप्रोमाइज नहीं थी, नहीं पहले कंप्रोमाइज नहीं थी। क्या पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो सिर्फ 2 दिन के अंदर कंप्रोमाइज हुई है? नहीं, 2 दिन के अंदर कंप्रोमाइज हुई ना, है। वो क्या पिछले 12 जज जो बोलने थे- भी तो दे, नहीं- आप कोर्ट रूम में नहीं है, थोड़ी हमें हाँ, भी इजाजत जी, दे जी, दे। जी। बात यह है कि जब पहले कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, कभी नवाज शरीफ साहब फायदा उठा रहे थे उस कॉम्प्रोमाइज होने का, कभी दूसरी तरफ उठा रही थी, कभी पीटीआई उठा रही थी। सवाल यह है कि जो आम शहरी है, हम जैसे लोग कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंस की तरफ जाएं, ये नहीं कि अब मेरी टर्न है कि कॉम्प्रोमाइज से फायदा। इंडिपेंडेंस थी, जाना है या नहीं जाना जाना उधर? है ना, तो किसने तो जाना ये है? रास्ता है इन इंडिपेंडेंस इंडिविजुअल का। देखे, अच्छा। अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे मेरिट पे होती तो 2032 तक चीफ जस्टिस की हम लाइन न लगाते। यही है वो प्रॉब्लम जिस पर रिजॉल्व नहीं करेंगे पाकिस्तान इसी वो स्टेज पे करना होगा। पड़ेगा, जरूर Last करना चाहिए, sentence। जरूर करना चाहिए। हाफिज साहब, इस आपके Last आर्गुमेंट sentence। में कितना फ्लॉ है भाई? जो जिसका टेन्योर है उसके मुताबिक अगर कोई चीफ जस्टिस बनता है तो इसमें बेशुमार लोग तो वैसे भी रिटायर हो जाएंगे। एक प्रोसेस होता है ना जिसके तहत आप ले जाते हैं ऊपर किसी को। जस्टिस मंसूर ने पंजाब के अंदर सीनियर मोस्ट अडॉप्ट किया है। तो वहाँ पे या पाकिस्तान के constitutional अंदर जो requirement पिछले थी पायलट। 5-7 साल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस आए हैं, हाई कोर्ट से, वहां पे सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल फॉलो किया है। नहीं तो सबसे ज्यादा What वांटेड is तो in there? ये किया जस्टिस काजी मुनीफ फाइज सीनियर ने- मोस्ट आए हैं, फाइज ने जस्टिस लिखे मुनीफ लेटर सीनियर मोस्ट सीनियरिटी आए हैं, प्रिंसिपल के, और जस्टिस जब आलिया मुनीफ नीलम सीनियर आ- मोस्ट अल जिहाद ट्रस्ट जस्टिस नहीं, आयशा सीनियर मोस्ट आई हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल सीनियर मोस्ट नहीं, आए हम हैं, सीजेपी का कह जस्टिस रहे हैं। अमीनुद्दीन सीनियर हम तो मोस्ट किसने आए हैं। चूज किए? नहीं, इन्होंने की, इन्होंने की, किन्होंने? इन्हीं तो जजेस, सबको फारग इन्हीं करना। जजेस ने सबको किया। फारग नाज़रीन, करना। ये आर्ग्यूमेंट तो एंडलेस रहेगा, लेकिन बड़ा दिलचस्प है, बड़ा अहम है। आने वाले इस पर हम बात करते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।